हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम के लिए 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। तो इसमें हम पंचायती राज इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हमने इसके 6 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हमारा पंचायती राज इतिहास का लेक्चर नहीं आ रहा था और जो हर संडे को लाइव टेस्ट हो रहा था वो भी नहीं हो पाया था कि कुछ बिजी थे, इस वजह से। अब आपको दोनों ही चीज़ें रेगुलर मिलने वाली हैं, इसलिए आपको पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, आप हमारे एमपी क्वेश्चन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? दोस्तों, हर किसी को पता होगा पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के में, तो इसको जोड़ा गया था और ये इस राज्य सूची के अंतर्गत इसको रखा गया था। 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, 11वीं अनुसूची में ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? दोस्तों, ये कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये है राज्य का विधानमंडल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। और ये संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 243 सी के अंतर्गत। अगर हम हिंदी में बोलें तो 243 काखा घा के अंतर्गत ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ये पंचायतों की संरचना बाबत होती है, यानी राज्य विधानमंडल इस पर अपना निर्णय दे सकता है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। वैसे तो अगर आप देखेंगे बहुत क्लोजली ऑप्शन है। तो पहला इसमें दे रखा है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन अगर हम और ऑप्शन को देखें तो इससे अगर ज़्यादा हमें सटीक मिलेगा तो भाई हमारा आंसर करेक्ट होगा। लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, ऐसा तो कोई मकसद इस चीज़ का नहीं होता है, तो ये भी हमारा इसके अंतर्गत, पहले के अंतर्गत नहीं हो सकता। अगला है रोजगार को बढ़ावा देना। तो ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि रोजगार को बढ़ावा देना, तो ये भी नहीं है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो अगर हमारा जो सटीक ऑप्शन हो सकता है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको अपना माइंड भी ओपन करके रखना है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हम अपने एप्लीकेशन पर हर संडे को लाइव टेस्ट कराते हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ का, जिसमें हम 5 टॉपर का नाम अपने यूट्यूब चैनल पर शो करते हैं। तो 2 संडे को ये टेस्ट नहीं हो पाया था कुछ बिजी की होने की वजह से, और अब ये 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को देना है और अपनी तैयारी को चेक करना है कि आपकी तैयारी कितना सही चल रही है। बिल्कुल फ्री है, ये मत ना समझें कि फ्री है तो इसकी अच्छा टेस्ट नहीं है। बहुत अच्छा टेस्ट बनाया जा रहा है, जो लोग दे रहे हैं उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हर संडे को 9 बजे लाइव हो जाएगा और रात के 9 बजे इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद ये टेस्ट हमारे एप्लीकेशन से हट जाएगा। तो आप अगर चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट काउंट, अगर आपका काउंट किया जाएगा यूट्यूब चैनल के लिए, तो वो 9 बजे से पहले ही काउंट किया जाएगा, यानी रात के 9 बजे से पहले के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है, ग्राम सभा होती है, यानी कि वोटर लिस्ट में ग्राम सभा में वही लोग होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। तो इनके द्वारा जो चुनाव कराया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से किसे चुना जाता है? पंचायत समिति के सदस्य को चुना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत को किया जाता है, क्षेत्र ग्राम पंचायत को किया जाता है, क्षेत्र पंचायत को भी किया जाता है, यानी तीनों को ही इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके द्वारा जिले के संपूर्ण विकास की योजनाएं तैयार की जाती हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा पूरी तरीके से इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहते हैं? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा को। यानी ग्राम सभा से ही सब कुछ सदस्य वगैरह चुने जाते हैं। ग्राम सभा में वो लोग शामिल होते हैं जिनका निर्वाचक नियमावली में नाम होता है, यानी वोटर लिस्ट में नाम होता है। तो ये संविधान के आर्टिकल 243
ए के अंतर्गत ये प्रावधान आपको देखने को मिलता है। तो ग्राम सभा कह सकते हैं ग्राम पंचायत के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगा जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि के तहत अभिवांटित जारी होगा। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत का कार्यकाल होता है। दोस्तों हर किसी को पता होगा पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पंचायत का कार्यकाल संविधान के किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे 243 ई के अंतर्गत, 243 ई के अंतर्गत। अब इसे आप ध्यान कैसे रखेंगे, आपको पता है पंचायतों के जितने भी आर्टिकल हैं 243 से ही स्टार्ट हैं। तो ई को अगर आप ABCD में रीजनिंग में पढ़ते होंगे तो ई कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। तो 5वें नंबर से आप ध्यान रख सकते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसलिए आप कभी भी नहीं बोलेंगे, आपको कभी भी ऑप्शन देखने को मिलेगा आसानी से टिक कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। दोस्तों ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए यानी वोटर लिस्ट में सम्मिलित होने के लिए आपकी आयु कितनी होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष। तो 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। लेकिन आपसे पूछा है पंचायत का सदस्य बनने के लिए, तो सदस्य या प्रधान बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 21 वर्ष। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत अंदर निर्वाचन होंगे। दोस्तों मान लो जैसे कि कोई प्रधान होता है तो प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घोटाला हो जाता है या कुछ और वजह से या प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो दोबारा चुनाव करा ली जाते हैं। तो ये कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो 2 साल कोई प्रधान रहा, गाँव का 2 साल प्रधान रहा, अब इसकी मृत्यु हो जा रही है, अब टाइम कितना बाकी है, 3 वर्ष बाकी है। तो ऐसे में ये 3 वर्ष के लिए नया प्रधान चुना जाएगा। ये चीज आप इसको ध्यान रखेंगे, 3 वर्ष के लिए चुना जाएगा। अब जैसी इसकी मृत्यु होगी इसके 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो 5 साल का कार्यकाल होता है और लगभग 4 साल 6 माह, 4 साल 6 माह के बाद क्या हो गया, प्रधान की मृत्यु हो गई। अब क्या होगा, अब क्या दोबारा चुनाव होगा, तो जी नहीं, बिल्कुल चुनाव नहीं होगा। यानी कि जो 5 वर्ष का टाइम है वो आने का इंतजार किया जाएगा। अगर 6 माह से कम रह गया है टाइम तब क्या होगा, दोबारा चुनाव नहीं होगा, यानी जो टाइम आ जाएगा तभी चुनाव होगा। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ आप सबको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। तो 11वीं अनुसूची के जो अंतर्गत जो 29 विषय रखे गए हैं तो ये तो इसमें शामिल है, सड़कें भी शामिल है, पुस्तकालय भी शामिल है, लेकिन उच्च शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये 29 विषय रखे गए थे। और ये आर्टिकल की बात करें तो 243 जी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आर्टिकल आप जरूर ध्यान रखेंगे, आर्टिकल से रिलेटेड जो टफ थोड़े क्वेश्चन बनेंगे तो आर्टिकल से रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं। तो इसमें है सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है लघु सिंचाई, बिल्कुल सही बात है। पशुपालन भी हमें देखने को मिलता है, महिला एवं शिशु विकास भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अग्नि सेवा से कोई मतलब नहीं है। मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता का निवारण, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। तो इसमें कुल 29 विषय देखने को मिलते हैं, इनमें से पहला दूसरा तीसरा शामिल है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय का अनुदान, ये मतलब पंचायतों के राजस्व के स्रोत की बात करी जा रही है, तो वित्त आयोग द्वारा स्थानीय शासन का निकाय का अनुदान होता है, सही है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता होती है, बिल्कुल होती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं द्वारा हेतु आवंटन मिलता है, ये भी मिलता है, बिल्कुल सही है। लास्ट वो चौथा इसमें राज्य संचित निधि से सहायता का अनुदान देकर, तो ये भी उसमें हमें देखने को मिलता है। नाबार्ड से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें ऑप्शन ए पूरी तरीके से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है।
दोस्तों ये किसे दी गई है, तो आप ध्यान रखेंगे पंचायत जो शासन अधिनियम 1996 के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है, तो ये दी गई है ग्राम सभा को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये कौन करता है, तो आप ध्यान रखेंगे उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इजी क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो आप इसके ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 243 के अंतर्गत। ये आर्टिकल आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया था, तो किसके अंतर्गत किया गया था, 73वें संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1992 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राज्य सूची के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था पंचायतों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें कुल 29 विषय रखे गए थे इस जो संविधान संशोधन हुआ था, और 24 अप्रैल को ही भारत में क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सन 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव की बात की थी। तो इसी को प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। तो इन्हीं को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं, किसे, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता सुझाव का परिणाम था, तो ये किसका परिणाम था, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। आप ध्यान रखेंगे, तो गांव को भी राजनीतिक और जो कह सकते हैं प्रशासनिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है। दोस्तों संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। समिति दे रखी है, उनके सुझाव दे रखे हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, हर किसी को पता है त्रिस्तरीय समिति थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति कैसी थी, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता समिति कैसी थी, तो ये कैसी थी, द्विस्तरीय। आगे है एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति क्या थी, स्थानीय स्वशासन पद्धति के पर आधारित थी। और जीबी के राव समिति कैसी थी, प्रतिनिधि तरीके से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का दूसरा किस में देखने को मिलता है, केवल एक में ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको पहला ऑप्शन चीज पता था तो आप आसानी से पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो कहाँ लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, यानी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। हर किसी को पता है अशोक मेहता समिति ने क्या किया था, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की बात कही थी। ये समिति कब बनी थी, 1977 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समिति को बनाया गया था और इन्होंने द्विस्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें जो पार्टियां हैं, मतलब चुनावी पार्टियां, उनको भाग लेना चाहिए। इन्होंने ये सब बातें इसमें कही थी और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 1976 में रिपोर्ट दी थी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन संबंध नहीं है। अशोक मेहता समिति है, संतरम समिति भी है, बलवंत राय मेहता समिति भी है, बी के आर बी राव समिति इससे संबंधित नहीं है। जी बी के राव से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे
समिति से रिलेटेड थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी समिति आई थी? बलवंत राय मेहता समिति, यानी BR मेहता समिति। कब आई थी? 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। फिर GV राव समिति आई थी 1985 में। फिर ML सिंघवी समिति आई थी 1986 में। तो सबसे पहले आएगा तीसरा, फिर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में बढ़ लेते हैं। किसमें बढ़ लेते हैं? 11वीं अनुसूची में। कुल 29 विषयों को रखा गया है, ध्यान रखना है 29 विषयों को रखा गया है। तो इसे लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो ये बात किसने कही थी? तो आप ध्यान रखेंगे ये बात कही थी ML सिंघवी समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 1986 में ये समिति का गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा किस समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए? दोस्तों ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस समिति का गठन 1977 में किया गया था। द्विस्तरीय स्थानीय स्वशासन की भी बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इसको बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस वजह से हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को भारत के अंदर पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस में की गई है? भाग 9 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो 243 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत सारी चीज़ें ये हमें देखने को मिलती हैं। कुल 29 विषय हैं और जो अनुसूची है तो 11वीं अनुसूची में भी ये दे रखी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? दोस्तों किसका हुआ था? ग्राम पंचायत का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ना कि खाप पंचायत, जाति पंचायत भी नहीं, जन पंचायत भी नहीं। आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं ग्राम पंचायत का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पंचायती राज इतिहास के। तो जो लोग UPSSC BPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज का वीडियो पसंद आया लाइक कर दें। और SSC GD की टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर आ चुकी है, चाहें तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये की कॉस्ट रखी है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।